ये मैं इतिहास में भी 2000 साल पीछे चल रहा हूँ, सीरियसली 2000 साल पीछे। ये जो गली आ रहा है ये नालंदा यूनिवर्सिटी का आपका हॉस्टल रूम हुआ करता था। मतलब जो विद्यार्थी होते थे वो यहीं पे रहा करते थे। ये रहा इसका मुख्य एंट्रेंस, और मुख्य एंट्रेंस से आते हुए यहाँ पे भगवान बुद्ध का 2 स्टैचू हुआ करता था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और इस गलियारे के थोड़ा अंदर आते ही गेट से ये आपको राइट साइड में जो दिखेगा ये हुआ करता था टॉयलेट। टॉयलेट से अगर सीधे जाते हैं तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा विद्यार्थियों का रहने का कक्ष, और ये एक एक कमरा है एक एक विद्यार्थी के लिए। एज यू कैन सी ये उतना बड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पे लोग आते थे पढ़ने के लिए, सो इसीलिए ज़्यादा बड़ा रहता नहीं था। सिर्फ उनके काम के मुताबिक का ही इसमें सारा सामान रहता है, सारे स्टूडेंट यहाँ पे रहते थे। और आपको ये होल दिख रहा है, इसमें स्टूडेंट्स बैठ के मेडिटेशन किया करते थे। इसका जो ऊंचाई है सिर्फ इतना है और इसका जो लंबाई है 3 या 4 फीट है। मतलब सिर्फ इसमें एक इंसान अंदर जा सकता है। तो इसमें स्टूडेंट घुसते थे और एकदम शांत जगह पे जाकर मेडिटेशन करते थे, यानी ध्यान लगाते थे। और इस जगह का जो सबसे अच्छा बात यह है कि स्टूडेंट जिस एरिया में जिस हॉस्टल में रहा करते थे उनका क्लास वहीं पे लिया जाता था। एज यू कैन सी ये जो सामने वाला हिस्सा है वहाँ यहाँ पे स्टूडेंट क्लास अटेंड करा करते थे और ये पोडियम जैसा बना रहता था। तो यहाँ पे जो आपके प्रोफेसर्स थे, प्रोफेसर्स यहाँ पे खड़े होकर लेक्चर्स दिया करते थे। तो कितना कूल है ना, आप अपने रूम से निकलते हो और सीधे यहाँ पे क्लास आके यहाँ पे अटेंड करते हो अपना क्लास। सिर्फ यही नहीं, ये स्टूडेंट्स का ये डाइनिंग हॉल हुआ करता था, ये वाला एरिया, और वो हुआ उनका चूल्हा हुआ करता था। वो जो नीचे आप गैप देख पा रहे हो वहाँ से लकड़ी डाल के यहाँ पे खाना बनाया जाता था और स्टूडेंट को यहीं पे सर्व करा जाता था। और फिर वो यहाँ पे क्लास अटेंड करते थे और वो सीधे अपने रूम के तरफ वहाँ पे निकल जाया करते थे। और पता है ये 5वीं शताब्दी में बना था, यानी आज से 1600 साल पहले, यानी 1600 ईयर्स पहले, आज से 5th सेंचुरी में ये बना था। और इसे 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने, जो तुर्की का जो इन्वेडर था बख्तियार खिलजी ने, इसको पूरा आग से पूरा जला दिया, इस जगह को पूरा बर्बाद कर दिया। जो खंडर से आज निकला है बस यही एरिया बचा हुआ है, नहीं तो ऐसे यहाँ पे टोटल 108 यानी 108 ऐसे हॉस्टल्स थे जैसा अभी आप देख पा रहे हो। आपने अगर नालंदा यूनिवर्सिटी अगर आपने गूगल में सर्च करा होगा या फिर आपने फ़ोटोज़ देखा होगा तो आपको यही इमारत दिखा होगा। ये रिप्रेजेंट करता है नालंदा को, क्योंकि ये मेन स्ट्रक्चर हुआ करता था। वहाँ पे ऊपर में, सबसे ऊपर में एक भगवान गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी स्टैचू हुआ करती थी, बट उसे भी तोड़ दिया गया बख्तियार खिलजी के द्वारा। और वहाँ उसका निर्माण हुआ था सम्राट अशोक के दौरान, मतलब आज से 2300 ईयर्स पहले, 2300 साल पहले उसका निर्माण हुआ था। उसके बाद राजा कुमारगुप्त ने इसका 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया इस यूनिवर्सिटी का। और आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक फैक्ट पता है क्या? यहाँ पे टोटल 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ा करते थे और टोटल 1100 टीचर्स थे, यहाँ पे प्रोफेसर्स थे 1100। और यहाँ पे बहुत सारी सब्जेक्ट्स पढ़ाई जाती थी, मेरे को बहुत सारा याद नहीं है, बट उसमें से फिलोसफी, आपका एस्ट्रोनॉमी, ये मेन सब्जेक्ट हुआ करता था। इवन आपका मेडिसिन भी पढ़ाया जाता था, मतलब जो आपका जो डॉक्टरी का जो पढ़ाई होता है, जो पढ़ाई है वो मेरे को पता नहीं, यू कैन गूगल दैट। और पीछे में ये जो स्क्वायर फॉर्मेशन आपको दिख रहा है ये होता था मेडिटेशन वाला प्लेस। यहाँ पे जो स्टूडेंट है यहाँ पे आके मेडिटेशन करा करते थे। और अगर उसके सामने में आप देखो जो गोल वाला जो आपको जो दिख रहा है जो पत्थर का, ये समाधि स्थल हुआ करता था। एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट मतलब पूरे दुनिया भर से आया करते थे, बट मोस्टली पूरे एशिया से। तो होता ही था कि उस जमाने में ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सही मतलब था नहीं। सो अगर किसी प्रोफेसर का या फिर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे डेथ हो जाता था तो उनको घर भेजना ये पॉसिबल ही नहीं था। सो इसीलिए उनको यहाँ पे समाधि कर दिया जाता था, समाधि स्थल में यहाँ पे समाधि कर दिया जाता था, मतलब उनको जला के और उनके राख का यहाँ पे समाधि बना दिया जाता था। और ये जो बड़ा वाला हिस्सा दिख रहा है, जो बड़ा जो समाधि होता था वो प्रोफेसर्स के लिए होता था, उससे छोटा वाला होता था सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, और जो सबसे छोटा वाला आप देख पा रहे हो वहाँ पे वो होता था जूनियर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये पूरा समाधि स्थल है यहाँ के स्टूडेंट्स का। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि यूनिवर्सिटी कितना बड़ा था। ये लंबाई में 10 किलोमीटर लंबा हुआ करता था, मतलब 10 किलोमीटर, और चौड़ाई में 5 किलोमीटर। और आज सिर्फ 1 किलोमीटर का हिस्सा ही मतलब ढूंढ के निकाला गया, क्योंकि ये भूकंप में पूरा दब गया था। जब इसे बख्तियार खिलजी ने जब बर्बाद कर दिया तो ऐसे ही रूइंस पड़ा रहा, और उसके बाद भूकंप आया था उस दौरान बहुत भारी, जिसने इसे नीचे मिट्टी में दबा दिया। फिर इसे मिट्टी खोद के निकाला गया, तो आज सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा हुआ है। और ये पीछे देख रहे हो ये मेन एंट्रेंस हुआ करता था। तो ऐसे यहाँ पे टोटल 4 दरवाजे हुआ करते थे।
एक आप वहाँ पे देख पा रहे हो, एक यहाँ पे, बाकी तो सारे टूट चुके हैं। तो 4 दरवाजों पे 4 ऐसे मतलब दरवान रहा करते थे, मतलब सिक्योरिटी गार्ड या फिर द्वारपाल जिसे कह लो, कि उन चारों को आपको इंटरव्यू देना पड़ता था यहाँ पे एडमिशन के लिए। अगर आप उन लोगों को आप बीट कर पाए, मतलब जो क्वेश्चंस वो आपसे पूछेंगे, अगर आप उसका आंसर कर पाए तभी आपको एडमिशन मिलता था। सोचो एक बार, जिसके दरवान इतने मतलब एजुकेटेड थे तो उसके प्रोफेसर कैसे रहे होंगे। इसी से अंदाज़ा लगा लो उस जमाने में किस लेवल का पढ़ाई हुआ करता था यहाँ पे। और जो मैंने इतना बात आपको बताया, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है या फिर किसी का कहा सुना है। ये यहीं के एक स्टूडेंट थे जो कि बाद में यहीं के प्रोफेसर बने, ह्यूएन सांग। उन्होंने अपने खुद की डायरी में इसके बारे में उन्होंने लिखा था, इसके बारे में हर एक डिटेल उन्होंने जिक्र करा था। सो अभी मैंने आपको जितना कुछ बताया ना, वो कोई काल्पनिक नहीं है, सब 100% या फिर आप कह लो 110% वो सच है। और नालंदा विश्वविद्यालय का जो खुदाई जो हुआ था, जब निकला था, जब पता चला था, उसका मेन जो स्रोत थे ये गौतम बुद्धा के ये स्टैचू, कि यहाँ इसके ऊपर में लोग खेती किया करते थे। तो खेती के दौरान एक बार हल, मतलब जब हल जो चलाते हैं तो हल टकराया सीधे गौतम बुद्धा के सर के उस हिस्से पे। तो ये मेटल होने के कारण बहुत जोरों का आवाज आया, तो सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए कि इसके नीचे में क्या है। तो फिर उसके बाद जाके धीरे धीरे और सारा मतलब खुदाई करा गया। उसके बाद जाके ये पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी मिला। एक्चुअली पूरा नहीं मिला है क्योंकि ये 10 किलोमीटर लंबा है और अभी तक सिर्फ 1 किलोमीटर ही मिला है। तो आप सोच के देखो अभी कितना दबा हुआ है। और जो लास्ट में खुदाई के दौरान जो लास्ट में मिला था वो ये मंदिर के सामने वाला ये हिस्सा है, ये लास्ट वाला है। बट उधर में गांव के तरफ और भी ज़्यादा जगह हो सकता है, बट वहाँ पे लोग अपने घर बना चुके हैं, तो जिसके कारण अब वहाँ पे खुदाई नहीं हो सकता। तो अब जो है अब यही है, अब इसी को भारत सरकार को बचा के रखना है ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को और दिखा पाए। नालंदा का स्टोरी अभी तक यहीं पे खत्म नहीं हुआ। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, वो आपको देखना चाहिए। ये है जुआन सांग का मेमोरियल हॉल। तो बता दूं, ये थे नालंदा विश्वविद्यालय के पहले स्टूडेंट, तो इसीलिए इनके सम्मान में ये एरिया को बनाया गया है, ये पूरे एरिया को। और यही है उनका स्टैचू। तो यही थे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के पहले छात्र जुआन सांग। शायद मैं इनका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आई थिंक यही सही नाम है। बहुत शांति है इस जगह में, बहुत शांति है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि ये बहुत अलग थलग बना हुआ है, एकदम शहर से, गांव से एकदम दूर है। और दूसरा कि ये पूरा मतलब पोस्ट कोविड सिचुएशन है, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं है। अभी मेरे को अगर मैं खुद को काउंट करती हूँ, यहाँ पे 4 या 5 ही टूरिस्ट हैं, तो इसीलिए जगह भी शांत है, तो लोग भी नहीं है। और जनरली ये जगह शांत ही रहता है। चलिए चलते हैं। सो I'm all set और गूगल के हिसाब से मुझे लगने वाले 11 आवर 34 मिनट घर पहुंचने में। अभी टाइम हो रहा है 12:13, मतलब रात के, मुझे उतना टाइम नहीं लगने वाला, मतलब रात को वैसे भी 10 बजने ही वाले। 480 किलोमीटर। सो लेट्स गो। और जिसने आने वाला वीडियो मेरा देखा है तो उस पर वीडियो का टाइटल था कि आई एम गोइंग बिहार अगेन बट वाई। जी हाँ, तो मैं क्यों आया दोबारा बिहार 2 महीने बाद। एक्चुअली हुआ ये कि मेरे दीदी के जो ससुर जी हैं उनका देहांत हो गया। हाँ, अगर आपने मेरा वो बिहार से रिटर्न आते टाइम अगर वीडियो देखा है, नेपाल से रिटर्न आते टाइम, और या फिर स्क्रीन पे जिनको आप देख पा रहे हो, तो इनका देहांत हो गया, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आना पड़ा। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दें। और नालंदा विश्वविद्यालय ठीक ये राइट साइड में है और एकदम इसी के आसपास में, मतलब आप पैदल भी जाके घूम सकते हो। ये ब्लैक बुद्धा स्टैचू, ये आपका जो जुआन सांग का जो मेमोरियल हॉल था, ये आप देख सकते हो। और आपका नालंदा विश्वविद्यालय, या फिर चाहो तो आप ई रिक्शा ले सकते हो। और ई रिक्शा वालों को सच में इसके बारे में, मतलब यहाँ के जगह के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, तो वो आपको गाइड भी कर देंगे कहाँ पे क्या क्या है। अभी तक तो मुझे इस रोड पे मुझे जैम का सामना नहीं करना पड़ा, पर इस पे बहुत तगड़ा वाला जैम लगता है। अगर आपने मेरा वो बिहार वाला वीडियो देखा है ना, जिस पे पहले इंट्रो में रहता है, जब मैं पुलिस वाले से मैं पूछता हूँ कि सर ये जैम क्यों लगा है, सर ये वही वाला सड़क है। और वो क्रॉसिंग पे अभी कोई जैम नहीं था, एकदम क्लियर था। किस्मत अच्छा था अपना। और घर का जो यहाँ से डिस्टेंस बचा है 449 किलोमीटर्स।
10 आवर्स तो दिखा रहा है, अभी भी दिखा रहा है 10 आवर 36 मिनट, और टाइम है आपका 1:27 यानी रात के 12 बजे। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ये इस रूट का सबसे सीनिक रास्ता है। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होना और अगर आप विजिट कर रहे हो राजगीर की तरफ, तो ट्राई करना कोडरमा होके आने का। मतलब एक बार आप उधर से आ जाना डोभी होके और कोडरमा होके रिटर्न करना, आपको मज़ा आएगा, आई एम श्योर। लास्ट ईयर भी ये रोड बन रहा था और आज भी बने ही जा रहा है, बट लास्ट ईयर से थोड़ा सा अच्छा है। और इसके बगल का नज़ारा, ओहो, पता नहीं ये डैम कौन सा है, बट जो व्यू है और पानी नीला है, यार फाइनली नेशनल हाईवे। जब से मैं राजगीर से निकला हूँ, राजगीर से निकले हुए मुझे ऑलमोस्ट हो गए 2 आवर्स 55 मिनट्स। हाँ, 2 आवर्स 55 मिनट। तब से मैं गाड़ी से मैं उतरा ही नहीं हूँ। और सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत जोरों का भूख भी लगा हुआ है। भाई फाइनली 3.5 घंटे बाद, जो था लगभग 150 किलोमीटर, 150 या 160 किलोमीटर के बाद अब रुका। बदन पूरा टूटने लगा था। मुझे सबसे बड़ा बात था ना, मेरे को भूख लगने लगा था, जिसलिए मुझे रुकना पड़ा। क्योंकि और यहाँ से जो डिस्टेंस रह गया है और अराउंड 330 किलोमीटर, और टोटल मैंने आज का कर लिया 315 किलोमीटर, 315। और आज के खाने के मेन्यू में है मिक्स वेज सब्जी है, थोड़ा सा चावल है और थोड़ा सा रोटी है। थोड़ा थोड़ा ही करके खाना है, क्योंकि और मतलब लास्ट में ब्रेक लेने वाला हूँ। वहाँ पे मैं बंगाल इंटर करने के बाद आसनसोल से थोड़ा पहले एक पेट्रोल पंप है लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे मैं फिलअप भी करा लूँगा अपने टैंक को, और मैं वहाँ पे और थोड़ा खाऊंगा, क्योंकि रात को मुझे पहुँचते 10 या 11 बज जाएंगे। तो मैं घर पे जाके खाना नहीं खाने वाला। हर बार क्या होता है ना कि रात को 11, साढ़े 10, 12 बजे से पहुँचता हूँ, पापा बोलते हैं खाना खा। उतने रात को सिर्फ मन करता है सोने का, खाने को एकदम मन नहीं करता। तो इस बार मैंने बोल दिया कि मैं डायरेक्ट आऊँगा वहाँ पर और सीधे सो जाऊँगा। भाई साहब, खाना सच में बहुत तगड़ा था, काफ़ी स्वादिष्ट था। बस हाँ, जो उन्होंने दाल दिया था, दाल थोड़ा खट्टा हो गया था। मतलब ऑब्वियस सा बात है, सुबह में बना होगा, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने दाल चेंज कर दिया, सो काफ़ी अच्छा खाना हो गया। 2 रोटी था, चावल था, मिक्स वेज था, आलू का भुजिया था, मज़ा आ गया। और अभी मैं कहाँ पे हूँ? ये मेरे होटल का पिछवाड़ा है। यहाँ पे ये जो खिड़की है, ये खिड़की पे इन्होंने कुछ लगाया नहीं, तो यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है। सही है, मस्त है। ये पता है ये इन्होंने क्यों खुला छोड़ा हुआ है? मान लो आपने खाना खाया और आपके पास बिल देने के पैसे नहीं है, तो आप सीधे यहाँ से जंप करके भाग भी सकते हो। अच्छा आइडिया है ना? हाँ, इस होटल में आना तो ऐसा मत कर, मेरे सब्सक्राइबर मत करना यार। थोड़ा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओह बॉस, चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलके, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये 2 आदमी रहे मेरे नए सब्सक्राइबर। इस ब्रेक का मुझे बहुत तगड़ा वाला ज़रूरत था, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा मैं थक चुका था और उसके साथ ही मुझे भूख भी बहुत तेज़ लगा था। सो ये ब्रेक लेना तो बनता ही था। तो अब इसके बाद का जो अगला जो ब्रेक होने वाला है वो होगा आपका बंगाल एंटर करते ही। बस सिर्फ फ्यूल के लिए रुकूंगा। मुझको नहीं लगता कि वहाँ तक ये फ्यूल चलने वाला है, फिर भी लेट्स सी।
ये आज के दिन का लास्ट ब्रेक। और शायद ये मैंने नॉन स्टॉप 150 किलोमीटर चला, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था जब मैं बंगाल एंटर करूँगा सो मैं फ्यूल के लिए रुकूँगा। मेरा फ्यूल भी ख़त्म था और मुझे एक कॉफ़ी भी चाहिए था, एक्चुअली चाय चाहिए था, बट यहाँ पे टी बैग वाला चाय मिलता है और वो मैं पीता नहीं। सर नेक्स्ट बार आइएगा। हाँ ज़रूर आएंगे, फ़ोटो खिंचाया जा रहा है अभी। चल तो बाय बाय। চিরদিনই তুমি যে আমার जुगे जुगे आमी। एक चीज़ तो है, ठंड काफ़ी कम हो गया। अभी 7:30 हो रहे हैं बट वो ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है, वरना 7:30 बजे हालत बिगाड़ देता था, स्पेशली नेशनल हाईवे के ऊपर। इस नेशनल हाईवे के बारे में सबसे अच्छा बात तो ये है कि इसमें कोई पॉटहोल ही नहीं है। मतलब लिटरली आसनसोल से लेके, मतलब ये बंगाल का ये झारखंड वाला बॉर्डर से लेके और उड़ीसा वाले उस बॉर्डर तक कोई आपको पॉटहोल नहीं दिखेगा। हाँ, थोड़ा सा आपके पानागढ़ के साइड में थोड़ा पैचेस है जो कि लॉकडाउन के दौरान ख़राब हुआ था, जिसको अभी तक उन लोगों ने सही से रिपेयर नहीं करा, सिर्फ उसके ऊपर मतलब पैच लगा के छोड़ दिया उन लोगों ने, मतलब NHAI वालों ने। उसके अलावा रोड एकदम मक्खन है। एज यू कैन सी मैं 110 पे मैं भी क्रूज़ कर रहा हूँ, मेरे को कोई परवाह ही नहीं है, क्योंकि रोड इतना अच्छा है, मुझे पता है कि कहाँ पे पॉट होल है कहाँ पे नहीं है। ये मेरा फेवरेट क्रॉसिंग है, पता है क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट में रास्ता सीधे जाता है दार्जिलिंग को, और दार्जिलिंग मेरा बहुत फेवरेट जगह है, पता नहीं क्यों बट फेवरेट है। और यहाँ से मेरे घर का जो डिस्टेंस है 97 किलोमीटर, जो कि मुझे लगता है 1 घंटे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता। और हार्डली अगर लगे 1 घंटे 10 मिनट, उससे ज़्यादा तो लगना ही नहीं है। अगर बात करूँ अभी का टाइम का, तो अभी टाइम हो रहा है 8:45, 8:45 बज रहे हैं, यानी मैं 10 बजे तक आराम से पहुँच जाऊँगा। और एक गूगल है जो बोल रहा था मैं रात के 12 बजे पहुँचूँगा। क्या गूगल बनेगी रे तू। अभी सुबह के 8:32 हो रहे हैं। मैं कल रात को 10 बजे आया, 10:10 पे, और आके सीधे मतलब मैंने एक आलू का पराठा खाया, पापा ने बनवाया था तो एक आलू का पराठा खाया, चाय पिया मैंने, उसके बाद मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम करके मैं सो गया और अभी उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ। सो आज मेरे को बहुत काम है, जो राइडिंग जैकेट राइडिंग पैंट धोना है, मेरा सैडल बैग है, सैडल बैग धोना है। सैडल बैग मैंने जब से लिया, मतलब 2 साल होने को है, तब से मैंने अभी तक धोया नहीं है। सो मैं सैडल बैग को धोने वाला हूँ, बट उससे पहले इनको रखना है बाहर की तरफ, क्योंकि रात को गेट का दरवाजा बंद हो गया था तो बाइक को मेरे को यहीं पे रखना पड़ा। अगर मैं रात को लेट आता हूँ तो मेरे साथ यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। सो अभी इसको निकाल के भी वहाँ पे लेके जाना और आज इसको वॉश भी करवाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ये। व्हाट इज अप ताऊ? अगर बिना को ठंड नहीं लग रहा है दैट मीन्स ठंड नहीं है, बंगाल से ठंड चला गया। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर लगा है तो पता है ना क्या करना है, लाइक कर देना। अगर आपको नहीं पता था नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में इतने डिटेल्स, तो भैया लाइक करना बनता है और कमेंट करके बताना आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। सो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय। और 15 जुलाई 2016 को इस जगह को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया। सो बहुत ही कमाल का बात है, बट हाँ काफ़ी लेट में मिला, मतलब 2016 से पहले इसको मिलना था, बट जो भी है दे रहा है दुरुस्त है।